प्यारे बच्चों, आज इकोनॉमिक्स साइंस कॉमर्स वाले बच्चों का एग्ज़ाम था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैंने वीडियो बनाकर डाल दिया है, आप लोग आंसर जाकर मिला सकते हैं। सबसे पहले यूट्यूब पर सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर इकोनॉमिक्स का मैं बता रहा हूँ। ये आर्ट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जो साइंस और कॉमर्स में क्वेश्चन आते हैं वो एक दो गो क्वेश्चन है सो आर्ट्स में भी पूछे जाते हैं। इसीलिए आर्ट्स के बच्चे इसको ध्यान से देखें, क्योंकि 6 तारीख को इकोनॉमिक्स आर्ट्स का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जैक द्वारा आज पूछा गया था उसी का आंसर आप लोगों को बता रहा हूं। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब कर ले और इकोनॉमिक्स के बच्चों को यह वीडियो जरूर भेज दे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न आया था, अवसर लागत उत्पादन संभावना वक्र को कैसे प्रभावित करती है। तो जब एक अर्थव्यवस्था दो वस्तुओं मान लीजिए एक्स और वाई का उत्पादन करती है, तो वस्तु x की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए वस्तु y की जितनी मात्रा का त्याग करना पड़ता है उसे ही अवसर लागत कहते हैं। कहने मतलब है कि अवसर लागत इस तरह रहता है। मान लीजिए इस तरह हम ग्राफ बना रहे हैं। अब मान लीजिए इधर y वस्तु है, इधर x वस्तु। तो ए बिंदु से यदि हम लोग बी बिंदु पर आएंगे तो इसमें y में क्या करेंगे, त्याग करेंगे, तभी हम लोग x वाला में वृद्धि कर सकते हैं। तो त्याग करना पड़ता है तभी हम लोग एक्स को बढ़ाएंगे, यही अवसर लागत कहलाता है। तो अवसर लागत के कारण ही उत्पादन संभावना वक्र जो है वो उसका जो आकार होता है वो नतोदर होता है। नतोदर कहने का मतलब है अच की ओर धंसा हुआ रहता है, इसको हम लोग नतोदर कहेंगे या कॉनकेव कहेंगे। ठीक है, ये नतोदर होता है। तो किसके कारण, तो अवसर लागत के कारण ही होता है। दूसरा क्वेश्चन है सीमांत लागत को परिभाषित करें। तो एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से लागत में जितनी वृद्धि होती है उसे उस इकाई विशेष की सीमांत लागत कहा जाता है। और सीमांत लागत का फॉर्मूला है MC बराबर TCN-1, या फिर आप लिख सकते हैं MC बराबर डेल्टा TC बटा डेल्टा Q, ये भी आप लिख सकते हैं। 33 क्वेश्चन आया था, यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी होने से उसकी मांग मात्रा में 8% की वृद्धि हो जाती है तो वस्तु की मांग की कीमत लोच ज्ञात करें। तो वस्तु की कीमत लोच ज्ञात करना, तो लोच का फॉर्मूला होता है माइनस मांग में प्रतिशत परिवर्तन भागा मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। तो यहाँ बैठा देंगे, मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन शुरू में है तो कितना है 8%, तो 8% को ऊपर लिखेंगे। उसके बाद है कीमत में प्रतिशत पर कितना है 5%। अब चूंकि कमी हो रहा है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी, तो इसलिए -5% होगा। अब है सो इसको इससे भागा देंगे तो 1.6 आ जाएगा, माइनस माइनस हट गया। यहाँ पर क्या है कि चूंकि लोच इकाई से अधिक है, मतलब 1.6 आ गया, मतलब 1 से अधिक आ गया, इसलिए लोच जो है इकाई से अधिक है, मतलब EP मतलब मांग की लोच ग्रेटर देन 1 है, इसलिए इस वस्तु की मांग अत्यधिक लोचदार। इसका अर्थ है कि कीमत में थोड़ा सा बदलाव मांग में बड़ा बदलाव लाता है। अगला है सीमांत आगम तथा औसत आगम को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग औसत आगम को देखेंगे। औसत आगम मतलब एवरेज रेवेन्यू। औसत आगम कुल आगम को बेची गई मात्रा से विभाजित करके ज्ञात किया जा सकता है, और इसका फॉर्मूला होगा AR बराबर TR बट्टा Q। अब सीमांत आगम का हो जाएगा, सीमांत आगम अतिरिक्त बेची गई इकाई से प्राप्त कुल आगम में वृद्धि है। तो सीमांत आगम का फॉर्मूला बनेगा MR बराबर TRN-TRN-1, या फिर MR बराबर डेल्टा TR बट्टा डेल्टा Q। 35 नंबर क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्रकों के नाम लिखे। तो 4 क्षेत्र हो जाएगा, पहला घरेलू क्षेत्र, दूसरा व्यवसाय उत्पादक क्षेत्र बोलिए या फिर फर्म बोलिए, तीसरा है सरकारी क्षेत्र और चौथा है विदेशी क्षेत्र। खुली अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो खुली अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें अन्य राष्ट्रों के साथ वस्तुओं और सेवाओं तथा वित्तीय परिसंपत्तियों का व्यापार किया जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो विनिमय की वह प्रणाली जिसमें विनिमय के साधन के रूप में मुद्रा का प्रयोग नहीं होकर वस्तु का प्रयोग होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जानी जाती है। प्रत्यक्ष कर को परिभाषित करें तो जिस कर के भुगतान में कर भार तथा कर दायित्व एक ही व्यक्ति पर
पढ़ते हैं उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे आयकर हो गया, संपत्ति कर हो गया आदि। कहने मतलब प्रत्यक्ष कर जिस पर टैक्स लगाया गया, कर लगाया गया, वही आदमी उसको भुगतान करेगा तो वो प्रत्यक्ष कर कहलाएगा। उसके बाद है स्थानापन्न वस्तु तथा पूरक वस्तु में क्या अंतर है। स्थानापन्न वस्तु को हम लोग प्रतिस्थापक वस्तु भी कहते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, तो स्थानापन्न वस्तु एक साइड है, एक तरफ है पूरक। तो स्थानापन्न वस्तु का प्रयोग अलग अलग या एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, जैसे चाय के स्थान पर कॉफी। जबकि पूरक वस्तु जो है, पूरक या प्रतिपूरक वस्तुओं का प्रयोग एक दूसरे के साथ किया जाता है, जैसे चाय के साथ दूध, पेन के साथ स्याही एक साथ प्रयोग होगा। जबकि स्थानापन्न में अलग अलग हो, चाय नहीं मिला तो कॉफी पी लेंगे। फिर है एक वस्तु के दाम में वृद्धि होने से दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, जैसे कॉफी के दाम में वृद्धि होने पर चाय की मांग में वृद्धि हो जाएगी। और यहाँ पर है कि एक वस्तु के दाम में वृद्धि होने से दूसरी वस्तु की मांग में कमी हो जाती है, जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ने लगेगा तो कार का मांग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला है मांग के नियम के अपवाद क्या। अपवाद मतलब होता है कि मांग का नियम कब काम नहीं करेगा। मांग का रेखा ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकती है, लेकिन कुछ वस्तु में मांग की रेखा नीचे से ऊपर दाहिनी ओर बढ़ती है, इसको हम लोग मांग का अपवाद कहते हैं। इसमें मांग का नियम नहीं काम करता। तो क्या 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 अपवाद है, वे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, कुछ विशेष परिस्थितियों में मूल्य के घटने पर मांग भी घटती है। मतलब मूल्य घट गया तो मांग बढ़ना चाहिए, लेकिन मांग घट गया, और मूल्य के बढ़ने पर मांग घटने के बजाय और अधिक बढ़ जाती है। ऐसी अवस्था में मांग की रेखा नीचे से ऊपर दाहिनी ओर बढ़ती है। इसे ही मांग का अपवाद कहा जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, मांग का रेखा नीचे से ऊपर जा रहा है, जबकि मांग का रेखा ऊपर से नीचे आता है। तो ये अपवाद का चित्र है। तो चित्र में मांग वक्र नीचे से दाईं ओर बढ़ती है, इसके निम्न कारण हैं जब मांग का नियम कार्यशील नहीं हो पाता। क्या क्या कारण है, तो पहला है भविष्य में किसी वस्तु के ना मिलने की आशंका। दूसरा है बहुमूल्य तथा सामाजिक सम्मान वाली वस्तुएं। फिर है अज्ञानता, अनिवार्य वस्तु, आदत की वस्तु और विशेष अवसर। ये सभी पर मांग का नियम काम नहीं करता है। पूर्ति की लोच का क्या अर्थ है, तो सैमुअल्सन के अनुसार पूर्ति की लोच कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति में होने वाले परिवर्तन की प्रतिक्रिया की मात्रा है। पूर्ति की लोच का फॉर्मूला हो जाएगा पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। उत्पादक के चार कारक कौन कौन से हैं और इसमें से प्रत्येक के पारिश्रमिक को क्या कहते हैं। तो उत्पादक के चार कारक है। पहला भूमि, इसका प्रासरमिक जो कहलाएगा वो लगान या किराया कहलाएगा। दूसरा है श्रम, जिसका प्रासरमिक मजदूरी हो जाएगा। तीसरा है पूंजी, जिसका ब्याज ब्याज मिलेगा। और चौथा है उद्यमी या संगठन बोलिए या नियोक्ता बोलिए, इसका हो जाएगा लाभ। और एक और है पांचवा, उसको हम लोग प्रबंधक बोलते हैं, उसका वेतन होता है। फिर है व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताएं। तो व्यष्टि जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे एक फर्म, एक उपभोक्ता आदि की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, पूरी अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर इसकी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि को अंग्रेजी में हम लोग माइक्रो कहते हैं। माइक्रो जो ग्रीक शब्द माइक्रेस से बना है, जिसका अर्थ होता है छोटा या सूक्ष्म। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी भाषा में मैक्रो कहते हैं, और यह ग्रीक शब्द मैक्रोज से बना है, जिसका अर्थ होता है विशाल अथवा व्यापक। अगला अंतर है व्यष्टि का मुख्य उपदेश संसाधनों के सर्वोत्तम बंटवारे से होता है, जबकि समष्टि का मुख्य उपदेश संसाधनों के पूर्ण रोजगार व विकास से होता है। फिर है इसकी मुख्य समस्या कीमत निर्धारण है, जबकि इसकी मुख्य समस्या आय व रोजगार का निर्धारण है। इसका मुख्य उपकरण मांग व पूर्ति है, जबकि इसका मुख्य उपकरण कुल मांग कुल पूर्ति है, या फिर समग्र मांग समग्र पूर्ति भी बोल सकते हैं। कुल बोलिए या समग्र बोलिए एक ही बात है। फिर है व्यष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा को समझना सरल होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा को समझना कठिनाई होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आवंटन बहुत जरूरी काम होता है, जबकि इसमें आवंटन को स्थिर मान लिया गया है। अगला है मुद्रा के क्या कार्य है। तो क्रॉथर के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में समानता स्वीकारी जाती है, और साथ ही साथ मुद्रा के माप व मुद्रा के संग्रह का भी कार्य करती है। प्रोफेसर किनले ने मुद्रा के कार्यों को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया। तो पहला कार्य है इसका प्राथमिक या मुख्य कार्य, जिसके अंतर्गत आते हैं विनिमय का माध्यम,
तो वस्तु विनिमय प्रणाली की एक मुख्य कठिनाई यह थी कि इसमें आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव पाया जाता था। मुद्रा ने इस कठिनाई को दूर कर दिया। आज किसी वस्तु को बेचकर मुद्रा प्राप्त कर ली जाती है और उस मुद्रा से आवश्यकता अनुसार बाजार में वस्तुएं खरीदी जाती है, अर्थात मुद्रा विनिमय का माध्यम है। दूसरा है मुद्रा मूल्य का मापक। तो मुद्रा है सो लेखिक इकाई के रूप में मूल्य का मापदंड करती है। लेखिक इकाई से अभिप्राय यह है कि प्रत्येक वस्तु तथा सेवा का मूल्य मुद्रा के रूप में मापा जाता है। मुद्रा के द्वारा सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य अथवा कीमतों को मापा जा सकता है तथा व्यक्त किया जा सकता है। फिर है गौण अथवा सहायक कार्य। इसका दूसरा कार्य है क्या? गौण अथवा सहायक कार्य। तो इसमें क्या क्या आते हैं? तो स्थगित भुगतानों का मान। तो जिन लेन देनों का भुगतान तत्काल न करके भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता है उसे स्थगित भुगतान कहा जाता है। मुद्रा को स्थगित भुगतानों का मान इसलिए माना गया है क्योंकि पहला, अन्य किसी वस्तु की तुलना में इसका मूल्य स्थिर रहता है। दूसरा, इसमें समान स्वीकृति का गुण पाया जाता है। तीसरा, अन्य वस्तुओं की तुलना में यह अधिक टिकाऊ है। चौथा, स्थगित भुगतानों के मान के रूप में कार्य करके मुद्रा पूंजी निर्माण में सहायक होती है। फिर है इसका दूसरा, मूल्य का संचय। तो मुद्रा का के मूल्य संचय से अभिप्राय यह है कि मुद्रा को वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए खर्च करने का तुरंत कोई विचार नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग भविष्य के लिए बचाता है, इसे ही मूल्य का संचय कहा जाता है। मुद्रा के रूप में मूल्य का संचय करना सरल होता है क्योंकि पहला, मुद्रा को सब लोग स्वीकार कर लेते हैं। दूसरा, मुद्रा के मूल्य में अधिक कमी या वृद्धि नहीं होती। तीसरा, मुद्रा का संग्रह सरलता से किया जा सकता है। चौथा है, मुद्रा के रूप में बचत करने में बहुत कम स्थान की आवश्यकता होती है। फिर इसका तीसरा, मूल्य का हस्तांतरण। तो मुद्रा मूल्य के हस्तांतरण का कार्य करती है क्योंकि इसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी क्रय शक्ति को दूसरे को दे सकता है अथवा एक स्थान पर अपनी अचल संपत्ति को बेचकर दूसरे स्थान पर संपत्ति खरीद सकता है। और तीसरा इसका कार्य है आकस्मिक कार्य। तो इसके अंतर्गत आता है सामाजिक आय का वितरण, साख निर्माण का आधार, अधिकतम संतुष्टि का माप, राष्ट्रीय आय का वितरण, शोधन क्षमता की गारंटी और पूंजी की तरलता में वृद्धि। 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रगतिशील कर के गुण क्या है? तो प्रगतिशील कर वह कर है जिसकी दर आय अथवा संपत्ति में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती है। इस प्रणाली में जिस व्यक्ति की आय जितनी अधिक होगी उसे उतना ही अधिक कर वसूला जाएगा। इसके गुण क्या है? तो आय असमानता में कमी। अधिक आय वालों पर अधिक कर लगने से धन का समान वितरण होता है। दूसरा है सामाजिक न्याय की स्थापना। तो कर देने की क्षमता के अनुसार कर लिया जाता है जिससे न्याय संगत व्यवस्था बनती है। तीसरा है गरीब वर्ग पर कर भार। तो कम आय वालों पर कर का बोझ कम रहता है। फिर है सरकारी राजस्व में वृद्धि। उच्च आय वर्ग से अधिक कर प्राप्त होता है जिससे राजस्व में वृद्धि होती है। आर्थिक स्थिरता में सहायक। तो मंदी और महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। और छठा पॉइंट है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बल। तो प्राप्त राजस्व से शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जन कल्याण कार्य किए जाते हैं। 46 है समग्र मांग को परिभाषित करें तथा इसके घटकों को भी परिभाषित करें। तो समग्र मांग को हम लोग कुल मांग भी कह सकते हैं। तो कुल मांग या समग्र मांग वह कुल व्यय है जो लोग एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने पर खर्च करने की योजना बनाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि समग्र मांग मतलब एग्रीगेट डिमांड को मापते समय हम सदा लोगों द्वारा किए जाने वाले आयोजित व्यय या प्रत्याशित व्यय के संदर्भ में बात करते हैं। मतलब खर्च करने के लिए योजना बना कि इतना पैसा खर्च करेंगे, खर्च किए नहीं है। जैसे सब्जी लाने गए तो 50 रुपया ले लिए कि ये चीज़ लेना है और इतना इतना मात्रा में लेना है, लेकिन लिए नहीं। तो जो योजना बनाते हैं वही होता है समग्र मांग। तो इसके घटक है निजी उपभोग व्यय जिसको हम लोग सी बोलेंगे। इसमें देश के गृहस्थों परिवारों द्वारा एक लेखा वर्ष में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए की गई मांग को शामिल किया जाता है। दूसरा है निजी निवेश व्यय। तो इससे अभिप्राय निजी निवेशकर्ताओं द्वारा पूंजी पदार्थों की खरीद पर करने वाले व्यय से है। तीसरा है सरकारी व्यय। इसमें सरकारी उपभोग में व्यय तथा सरकारी निवेश व्यय दोनों शामिल होते हैं। सरकारी उपभोग व्यय से अभिप्राय सैन्य सुरक्षा प्रयोग के लिए वस्तुओं के उपभोग की खरीद पर खर्च। सरकारी निवेश व्यय से अभिप्राय सड़कों, डेमों तथा पुलों के निर्माण पर किया जाने वाला व्यय है। फिर है शुद्ध निर्यात। तो विदेशियों द्वारा हमारी वस्तु के लिए किए गए व्यय को अर्थव्यवस्था में कुल व्यय या समग्र मांग में जोड़ा जाता है, जबकि आयात पर किए जाने व्यय को घटाया जाता है अतः x-m शुद्ध निर्यात को समग्र मांग में जोड़ा जाता है। इसके बाद है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। तो सेकंड पार्ट के वीडियो में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।